नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। डिस्कस करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि केंद्र सरकार ने राज्यों से, चाहे वो राज्य केंद्र शासित राज्य हो, चाहे वो ऐसा सामान्य राज्य हो, राज्यों से क्या कहा है कि मुर्कोमाइकोसिस यानी कि जो ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस रोग को क्या बोला है कि अधिसूचित रोग की सूची में डालिए। प्रत्येक राज्य से कहा है कि इसे अधिसूचित रोग की सूची में डालिएगा और अधिसूचित रोग घोषित करिएगा, बाकायदा आगे जानकारी बढ़ाइएगा। अब एक दिमाग में आपके समझ में आ रहा होगा, भाई ब्लैक फंगस तो हमने बहुत दिनों से सुन रहे हैं, समझ में आता है, आंखों में बढ़ता है, कोविड-19 के जो प्रभाव रह जाते हैं उसके बाद ही आंखों में प्रभाव होने इसके शुरू होते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में। अब अधिसूचित रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग, सपोज दैट आप एक ब्लॉक में रहते हैं, आप किसी ब्लॉक के गाँव में रहते हैं और उस ब्लैक स्तर के ऊपर कोई ऐसे रोगों की जानकारी मिलती है कि फला गाँव में ब्लैक फंगस रोग हो गया किसी व्यक्ति को। तो ऐसे रोगों की तुरंत जानकारी केंद्र सरकार के पास पहुंचनी होती है, यानी कि जानकारी पता होनी चाहिए कि कितने लोगों को ऐसे रोग प्रभावित हैं। इससे होता क्या है, भारत सरकार आगे अपना डेटा बनाती है, आगे कैसे काम करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ऐसे सारे मामले वो फिर तैयार करती है। क्यों? क्योंकि यानी कह सकते हैं कि तुरंत मॉनिटरिंग उसकी शुरू हो जाती है। ऐसे रोगों को अधिसूचित रोग कहते हैं। ठीक है, अब आप समझिएगा कि अधिसूचित रोग हैं कौन-कौन से। तो जितनी भी ये लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, ये जितने भी आपको रूबेला, रेबीज, जितने भी आपको रोग की सूची दिखाई दे रही होगी दोनों लिस्टों में, ये सारे रोग ऐसे हैं जो कि नोटिफाइबल डिजीज़ के तहत आते हैं, यानी कि इनके तुरंत जानकारी अधिसूचित रोग के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इनकी डेटा बाकायदा सरकार मॉनिटरिंग करती रहती है समय-समय पर। बाकी ब्लैक फंगस के बारे में आप सब पढ़ चुके हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि एशिया कप 2021 के आयोजन को क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर बड़ा बनता है ये कि रद्द कर दिया गया है। पहली बात तो ये कि इसका जो आयोजन होना था वो आयोजन होना था 2020 में। अब 2020 में तो हो नहीं पाया ड्यू टू कोविड रीजंस। अब इसे होना था कब? जून 2021 में। अब जून 2021 में होना था तो अब जून 2021 में भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी कोरोना उतनी ही स्थिति बनी हुई है, खराब स्थितियाँ चलते। अब दिक्कत इस बात की आपको ये समझना होगा एशिया कप टूर्नामेंट के बारे में कि पहली बार कब शुरुआत हुई थी। पहली बार इसकी शुरुआत होती है 1983 में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना भी 1983 में ही हुई थी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सहयोग से पहली बार 1984 में इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था शारजाह में। तो आपसे कभी पूछे कि बताइए भाई एशियन कप का जो पहला आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया? तो किया गया शारजाह में। ठीक है, और 1984 में पहली बार किया गया था। अगर आपसे पूछे ये प्रतियोगिता स्थापित कब हुई तो आपका उत्तर होगा 1983 में और इसी समय एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना भी हुई थी। बात समझ में आ गई? तो एशिया कप के बारे में इतना डेटा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो केंद्र सरकार ने आयकर जमा करने की, यानी कि जो इनकम टैक्स जमा करने की जो तारीख थी मुहैया कराई थी, वो क्या कराई थी? 31 जुलाई। उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति करदाता हैं उनको 31 जुलाई तक अपना कर जमा कर दीजिएगा। लेकिन फिर से वही बात, कोविड-19 के चलते इसकी समय सीमा बढ़ा करके 30 सितंबर को कर दिया गया। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप सबसे ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइएगा कि केंद्र सरकार ने आयकर जमा करने के लिए अभी तिथि को बढ़ाया है, वो तिथि कौन सी है? तो आप ध्यान रखिएगा कि आयकर जमा करने के लिए तिथि तय की है वो 30 सितंबर को तय किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जिनका निधन हो गया है, जो ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे मनमोहन सिंह के साथ में जो बैठे हुए हैं, इन्हीं का नाम है जगन्नाथ पहाड़िया। तो जगन्नाथ पहाड़िया जी जो हैं वो राजस्थान के, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये रहती है, सीएम तो रहे हैं लेकिन पहले दलित व्यक्ति थे राजस्थान के, पहले दलित सीएम। राजस्थान के पहले दलित सीएम के रूप में भी किसे जाना जाता है? तब भी आप कहेंगे कि पहले दलित सीएम के रूप में भी जगन्नाथ पहाड़िया को जाना जाता है। तो ये बतौर 1980 से 81 के बीच में, बतौर 1980 से 81 के बीच में बाकायदा इन्होंने पद संभाला राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में। इनका जो जन्म हुआ था वो 1932 में हुआ था, 15 जनवरी, भरतपुर में। और इसके अतिरिक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको एक डेटा और देता हूँ क्या, कि अगर आपसे कभी पूछे कि जगन्नाथ पहाड़िया जी कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं तो आपका उत्तर होगा बिहार और हरियाणा के बतौर राज्यपाल के पद पर भी ये काम कर चुके हैं। तो बिहार और हरियाणा में जगन्नाथ पहाड़िया राज्यपाल पद पर भी काबिज रह चुके हैं। ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गाजा पट्टी में 11 दिनों के संघर्ष चल रहा था, वो संघर्ष क्या हो गया है? विराम हो गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है
कि किस तरीके से 10 मई को पहली बार 10 मई को ये संघर्ष शुरू हो गए थे और अभी ये क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। अगर आप इजराइल के पूरे मैप में देखेंगे, ये इजराइल का पूरा मैप है और इजराइल के मैप में जो ये वाली पट्टी देख पा रहे होंगे, यही वो पूरा मैप जो पूरा ओपन करके अलग कर दिया गया। तो ये पूरी पट्टी जानी जाती है गाज़ा पट्टी के नाम से। गाज़ा पट्टी दुनिया का एक ऐसा इलाका है जो कि सबसे घना इलाका के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 64% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि रिफ्यूज़ी हैं, यानी कि जो शरणार्थी व्यक्ति हैं जिनकी संख्या करीब करीब 20 लाख है, 2 मिलियन है, वो यहीं पर रहते हैं। अगर एरिया की बात करूँ तो 365 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है, एरिया है। ध्यान रखना, यहीं गाज़ा पट्टी में ही हमास और इजराइल के बीच 10 मई से बाकायदा यहाँ पर क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, जो अभी हाल ही में विराम करने की बात कही गई है। इस संघर्ष के दौरान गाज़ा में 65 बच्चे, 39 वुमेन्स के अगर टोटल में करता हूं तो 240 व्यक्ति इसमें मरे हैं। गाज़ा पट्टी के अंदर 240 व्यक्ति मरे हैं। अगर इजराइल की बात करूं, इजराइल डेटा देता है कि इन 240 में से 160 ऐसे व्यक्ति थे जो कि क्या करते थे, जो कि लड़ाके थे। यानी कि इजराइल कहता है कि हमने 160 लड़ाकों को इसी गाज़ा पट्टी के दौरान या गाज़ा पट्टी में मार दिया है। इसी संघर्ष 10 दिन के जो संघर्ष चला, इन्हीं संघर्षों में। तो 11वें दिन संघर्ष विराम हो गया। एक अच्छी खबर है। अमेरिका, बहुत सारे देश, हालांकि मिस्र जो है इसमें निर्णायक के रूप में रहा, मध्यस्थ की पूरी भूमिका निभाई मिस्र ने। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो गाज़ा पट्टी में भी हाल ही में संघर्ष विराम हो गया। ये अल जज़ीरा का बाकायदा वहाँ का एक मुख्य अखबार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि आयकर विभाग ने अपना नया फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। फाइलिंग पोर्टल वो पोर्टल होते हैं जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कर अदायगी में आसानी रहती है और व्यक्ति आसानी से अपना कर अदा कर सकता है, या कुछ कोई क्वेरीज होती हैं उसकी, तो वहाँ पर बाकायदा वो पूछ सकता है जा करके। तो ये पोर्टल क्या लॉन्च किया है केंद्र आपने आयकर विभाग ने, तो www यानी कि www.incometax.gov.in, यानी कि आप अगर ऐसे में लिखूँ तो incometax.gov.in। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि www.incometax.gov.in के नाम से नया फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है किसने, आयकर विभाग ने। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आयकर विभाग की जो गठन किया गया था वो 1860 में किया गया था। और मजे की बात यह है कि आयकर विभाग CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत काम करता है। तो आज का प्रश्न आप सबसे ये है कि CBDT का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा CBDT का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। बाकी आयकर विभाग की मैंने आपको बता दिया है कि आयकर विभाग एक बहुत ही पुरानी बेंच है, 1860 में इसकी स्थापना हुई थी आयकर विभाग की, और काम करता है CBDT के थ्रू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया है। तो इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट ऑन 21 में, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये 2005 से मनाया जाता है वैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो। लेकिन ध्यान रखना कि यूनाइटेड नेशन जो FAO है यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 2019 से इसे मनाने का पूरी तरीके से फैसला लिया। अगर आपसे पूछता है कि बताइए यूनाइटेड नेशन FAO के द्वारा कब से मनाया जा रहा है, तो आपका उत्तर होगा 2019 से। लेकिन भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल जो बहुत अच्छे चाय उत्पादक देश हैं, इसे 2005 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 मई को मनाया गया है। आपके प्रश्न दो तरीके से पूछ सकता है कि भारत कब से मनाता है और यूनाइटेड नेशन FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब से मनाता है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। खैर, अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया, तो ये भी 21 मई को ही मनाया गया है, राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस। ध्यान रखना इस बात को लेकर के, क्यों मनाया जाता है, एक प्रश्न ये बनता है कि क्यों मनाया जाता है। तो ये मनाया क्यों जाता है, तो राजीव गांधी जो हमारे देश के 6वें और सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, ये 1984 से 1984 से 1989 के बीच में बतौर PM रहे, देश के 6वें PM थे और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। कौन थे, तो उनका नाम है राजीव गांधी। 1991 में तमिलनाडु के भीतर एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम है पेरबुंदूर। इसी पेरबुंदूर में क्या कर रहे थे, रैली कर रहे थे और इसी रैली के दौरान इनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसी के विरोध में कह सकते हैं एक आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, तो उसी के ऊपर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। तो ये घटना पेरबुंदूर से जुड़ी हुई है, राजीव गांधी से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जो प्राथमिकता देखभाल है और उसके तहत यानी कि स्वास्थ्य जो प्राथमिकता यानी कि पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य को देखने में दी गई, जो आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त किया, मैंने मेंशन नहीं किया, कर्नाटक ने प्राप्त किया। यानी कि कर्नाटक भारत का ऐसा राज्य रहा जिसने आयुष्मान भारत की योजना के तहत स्वास्थ्य प्राथमिकताएं ग्रामीण स्तर पर
ऐसी चीज़ों के लिए पहला स्थान प्राप्त किया है कर्नाटका ने। ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए बनेगा। ये क्यों बनेगा? क्योंकि आयुष्मान भारत योजना ही इतना इंपॉर्टेंस रखती है, तो बाकी कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सेवाओं को सर्वोच्चता देने के लिए क्या हुआ है, अभी हाल ही में आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत कर्नाटक ने शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 26/11 हमले के नेतृत्वकर्ता और एनएसजी के पूर्व जो प्रमुख थे उनका नाम था जे दत्ता, जो आप ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ज्योति कृष्णन दत्ता। इनका पूरा नाम है ज्योति कृष्णन दत्ता। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये जाने क्यों जाते हैं, यानी कि 26/11 का जो हमला हुआ तो उसमें इन्होंने एक ऑपरेशन लीड किया था। उस ऑपरेशन का नाम आपसे संभव है पूछा गया है एग्जाम में, ब्लैक टॉर्नेडो। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि बताइए ब्लैक टॉर्नेडो नामक ऑपरेशन किस वर्ष अंजाम दिया गया था। तो ध्यान रखना, 26/11 जो मुंबई में अटैक हुआ था, टेररिस्ट का अटैक हुआ था, टेरर अटैक था, उसी के दौरान इस ऑपरेशन को लीड करने का काम या इस ऑपरेशन को चलाने का काम जे जी को जाता है। ये ध्यान रखिए बात, जे के दत्ता, माफ़ी चाहूँगा, ये जे नहीं है, जे के दत्ता है, ठीक है, ध्यान रखना इतनी बात को, जे के दत्ता, ये जे नहीं है, जे के दत्ता है, ठीक है, जे के दत्ता, ठीक है, ये ज्योति कृष्णन दत्ता, ध्यान रखना। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेशन था। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।